नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आज आपके साथ जो बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए 6 ईयर का एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ था, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 10वीं के बाद, तो उसी पूरे पेपर को सोल्व आउट करेंगे। इसमें एग्रीकल्चर के और जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलेगा कि किस प्रकार का पेपर आपका आता है और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके जो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं वो आपके कम हो जाएं। तो आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे पेपर को सोल्व आउट करेंगे, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना, उसके रिलेटेड जितने आपके ऑप्शंस हैं और उनके रिलेटेड जो आपके बाकी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी अच्छे से देखने की कोशिश करना और उसको समझने की कोशिश करना, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है या उसके रिलेटेड किसी टॉपिक से आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इफेक्टिव वे के साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप जो है संयम बनाए रखिएगा और पूरे सेशन के दौरान आप जो है बने रहिएगा ताकि अच्छे से सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ सकें और एक के साथ दूसरे के जो इंटररिलेशंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन क्या है कि सीड ऑफ सोयाबीन कंटेन्स अबाउट, कि सोयाबीन के जो बीज हैं उनमें तेल और प्रोटीन की अप्रोक्सीमेटली कितनी मात्रा होती है। यानी कि यहाँ पर तेल और प्रोटीन की मात्रा के रिगार्डिंग पूछा गया है। किसमें? सोयाबीन। सोयाबीन आप लोग जानते हैं एक दाल है, एक पल्सेस क्रॉप है। ठीक है, और दलहनी फसल होने के बावजूद इसमें एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रोटीन जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है और इसमें आपका जो ऑयल कंटेंट है वो क्या रहेगा, प्रोटीन के रिस्पेक्ट में कम रहेगा। तो इसलिए जहां आपका जैसे 20% ऑयल और 20% प्रोटीन, ये तो समान मात्रा में दिया गया है। आगे आपका है 40% ऑयल और 20% प्रोटीन, इसमें प्रोटीन आपका कम कर दिया गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहां पर 40% ऑयल और 40% प्रोटीन दिया गया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपका ये बिल्कुल सही है कि 20% इसमें ऑयल होता है और 40% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% आपका ऑयल कंटेंट और यहां पर अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 या 35 से 45% इसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन जो है मात्रा इसमें पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है और इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा होता है ग्राउंडनट में। ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट आपका 40 के आसपास होता है और 20% के आसपास उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। तो 40% आपका ऑयल कंटेंट और 20% अप्रोक्सीमेटली जो है प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है ग्राउंडनट में, यानी कि मूंगफली में। लेकिन यहां पर आपका सोयाबीन का पूछा गया था तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ग्राउंडनट में क्या हो जाएगा, 20% आपकी अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन की मात्रा होगी और 40% अप्रोक्सीमेटली जो है यहां पर ऑयल कंटेंट आपका पाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा आपका मिनरल न्यूट्रिएंट नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपको बताना चाहूंगा कि टोटल आपके प्लांट के लिए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं आपके? 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन इन 17 में से आप लोग जानते होंगे कि केवल यहां पर 3 जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों आपके क्या होते हैं, नॉन मिनरल होते हैं। क्या होते हैं आपके? नॉन मिनरल। बाकी आपके सारे के सारे 14 जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन इनमें से 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 क्या होते हैं आपके? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहां पर आंसर केवल कार्बन दिया गया है। बाकी मैग्नीशियम, सल्फर और आयरन ये तीनों ही क्या होते हैं आपके? यहां पर मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन आपका कार्बन बोलोगे या ऑप्शन में यहां पर हाइड्रोजन भी होता या ऑक्सीजन होता, तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके? नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं, प्लांट के लिए आपके आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या दिया गया है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड, कि आपका एक्सेस वाटर को फील्ड में से बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, खेत में से अधिक पानी के निकास को क्या कहा जाता है। जब हम खेत में, आपको पता है कि बारिश के बाद या सिंचाई के बाद कई बार बहुत ज्यादा पानी भर जाता है,
तो अगर पानी भरा रहेगा कुछ लंबे समय तक तो हमारी जो फसलें हैं उनकी रूट को, उनका जो रूट पोर्शन है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, वो रेस्पायर प्रॉपर नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट आपका अपटेक जो है वो इफेक्ट होगा, एज वेल एज आपका जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस जल को जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाला जाए। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग उसमें से ड्रेनेज की कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, निकासी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया था, तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? ड्रेनेज। लेकिन माइक्रो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रो इरिगेशन का मतलब है सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई का यहां पर अर्थ होता है कि जब हम लोग आपका कम पानी के साथ ज्यादा आपकी क्रॉप को जो है इरिगेट करते हैं, ज्यादा एरिया को हम इरिगेट करते हैं, ज्यादा एरिया में सिंचाई करते हैं, तो ऐसी फैसिलिटी किसके साथ उपलब्ध हो सकती है? आप लोग जानते हैं कि या तो यहां पर ड्रिप इरिगेशन जिसमें हम तुपका सिंचाई के बारे में बात करते हैं, या फिर हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसके अंदर हम लोग जो है फव्वारा सिंचाई की बात करते हैं। तो ये दो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है माइक्रो इरिगेशन के कंपोनेंट होते हैं, तो इनको जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइक्रो इरिगेशन जो है इनमें से किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, और उसमें से भी हम प्रेफर करेंगे किसको? ड्रिप इरिगेशन को, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में तो सबसे कम आपके पानी की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन, ये दो वर्ड और लिखे हुए थे। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि पानी को आपका जो है, जैसे प्लांट आपका क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, नीचे से सोइल से वो अपटेक करता है, तो एब्जॉर्ब के थ्रू है ना, ऑब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, आपका अपटेक करता है। लेकिन एडजॉर्प्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब यहां पर ये होता है कि जब आपका सोइल के सरफेस एरिया के ऊपर सोइल वाटर आपका क्या हो जाता है, एडहेयर हो जाता है एक आपके एडहेशन फोर्स के साथ, उसको हम लोग आपका जो है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के एडजॉर्प्शन के अंदर हम लोग जो है कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहां पर पर्सन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि कंजर्वेशन टिलेज इंक्लूड, यानी कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कंजर्वेशन टिलेज से है? देखो नाम में आपका शब्द है कंजर्वेशन, लेकिन कंजर्वेशन जब हम टिलेज करते हैं तो टिलेज का मतलब क्या होता है? भूपृष्ठकरण, है ना, कि मिट्टी को पलटना। मिट्टी के अंदर जो हम लोग आपका ट्रैक्टर के द्वारा इंप्लीमेंटेशन से, जैसे कि कल्टीवेटर को यूज करके या आपका प्लो को यूज करके हम सोइल को कल्टीवेट करते हैं, तो उसी प्रोसेस के बारे में बोला जाता है कि टिलेज होता है। लेकिन टिलेज में आपके हम लोग अलग अलग प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल टिलेज जिसके अंदर हम लोग ट्रैक्टर वगैरह से हम लोग फील्ड को पूरा कल्टीवेट करते हैं और फिर उसके बाद खेत में जुताई करके हम लोग क्या करते हैं, खेत में बिजाई करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी कंजर्वेशन टिलेज, तो कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है कि आपके सोइल के सरफेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो आपका रेजिड्यू है क्रॉप का वो मेंटेन रखा जाए। मतलब प्रीवियस क्रॉप, जो हमारी पिछली क्रॉप थी, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद, उसकी कटाई के बाद फील्ड में जो आपका कचरा बच जाता है उसको हमने ज्यादा से ज्यादा सरफेस के ऊपर मेंटेन करना होता है, उसको मिट्टी में मिक्स जो है आपका कम से कम करने की कोशिश की जाती है। तो ये यहां पर बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना कि इसी प्रोसेस को हम लोग कंजर्वेशन टिलेज बोलते हैं। और इस कंजर्वेशन टिलेज के अलग अलग आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो यहां पर नो टिलेज या आपका मिनिमम टिलेज या स्ट्रिप टिलेज, जीरो टिलेज, नो टिलेज को जीरो टिलेज भी बोलते हैं। तो कई बार यहां पर भी आपका अंतर पूछ लिया जाता है कि जो आपका मिनिमम टिलेज है और जीरो टिलेज में क्या अंतर होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि मिनिमम टिलेज की एक्सट्रीम फॉर्म ही जीरो टिलेज होती है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि एक प्रकार से मिनिमम टिलेज को जब हम और मिनिमम कर देंगे, उसमें सारे के सारे प्रैक्टिसेस को ही अवॉइड कर दिया जाएगा, केवल सोइंग की प्रैक्टिस को ही डन किया जाता है, तो वो आपका नो टिलेज की कैटेगरी में आता है, जीरो टिलेज की कैटेगरी में आता है। लेकिन मिनिमम टिलेज में केवल आपके सीड बेड के प्रिपरेशन तक के जो आपके ऑपरेशन होते हैं उनको ही परफॉर्म किया जाता है, और वो हमारा मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट होता है। स्ट्रिप्स में केवल आपकी जो रो स्ट्रिप्स जिनके अंदर हम लोग क्रॉप की सोइंग करने वाले हैं उन्हीं को क्या किया जाएगा, आपका जो है डिस्टर्ब किया जाएगा, बाकी पूरा फील्ड आपका अनडिस्टर्ब रहता है। तो ये तीनों ही प्रैक्टिसेस यहां पर किस में आती है, कंजर्वेशन टिलेज में आती है। तो इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा जी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि स्ट्रिप टिलेज, नो टिलेज, मिनिमम टिलेज। और कंजर्वेशन टिलेज में आपका सोइल के सरफेस के ऊपर 30% से ज्यादा जो आपका रेजिड्यू है उसको मेंटेन रखा जाता है। जो क्रॉप रेजिड्यू है वो 30% से ज्यादा सरफेस के ऊपर क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद यहां पर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया इज, कि इंडिया के अंदर एवरेज रेनफॉल कितना होता है।
ऑप्शन ए है 119 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सी है आपका 119 मिलीमीटर, और ऑप्शन बी आपका यहां पर है 119 इंच और आपका 119 फीट। तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर प्रतिवर्ष जो औसतन आपकी वर्षा होती है वो 1190 होती है। कितनी होती है जी आपकी? 1190 और 1190 को अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इसको कुछ नहीं करना, आपका 10 से भाग दे देंगे। क्यों? आप लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 होता है, और 1 आपका इक्वलेंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एक आपका यहां पर सेंटीमीटर जो है आपका 10 के बराबर होता है। तो 10 यानी कि अब 1 को अगर हमने करना है तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो ये सेंटीमीटर होता है इसको हम लोग आपका 1/10 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? एक प्रकार से 1 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, 1190 था। तो यहां पर आप जो है सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करोगे? इसको 10 से भाग कर दोगे, तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा जी? 119 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। तो उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपका 6 है। 6 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रॉप आपकी क्या होती है? C4 एसिमिलेशन पाथवे को फॉलो करती है। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप हैज C4 एसिमिलेशन पाथवे? निम्नलिखित में से किस फसल में C4 का परिपाक का रास्ता है? मतलब आप लोग जानते होंगे कि प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसमें एक तो C3 साइकिल क्रॉप होती है और एक आपकी C4 साइकिल क्रॉप होती है। तो C3 के अंदर लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। लेकिन C4 प्लांट के अंदर जो लास्ट आपका स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहां पर जो आपकी ज्यादातर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो सीरियल्स में हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली क्या होती हैं आपकी क्रॉप C3 होती है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका जितने भी मिलेट्स होते हैं वो C4 प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि मेज या शुगरकेन ये क्रॉप्स आपकी C4 की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया था, इनमें से चूज करना था। तो मोठबीन की बात करें, राइस की बात करें, सोयाबीन की बात करें, तो तीनों ही क्या होते हैं? ये C3 प्लांट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मिलेट्स की, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। तो यहां पर इनको जरूर याद रखना कि किस प्रोसेस के द्वारा या किस, क्योंकि देखो एग्जांपल ही पूछा गया है। आपको C3 और C4 के बारे में तो शायद पता है, नॉलेज है आपको, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि C3 जो प्लांट है उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं और C4 प्लांट के एग्जांपल कौन कौन से हैं। C3 और C4 में अंतर भी आपको पता होना चाहिए कि C3 प्लांट जो होते हैं उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी C4 के कंपैरिजन में कम होती है। और इनमें जो लास्ट स्टेबल कंपाउंड है उनके बारे में, या फिर अगर हम बात करें तो कौन सा आपका एंजाइम यूज किया जाता है। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, लेकिन इस टॉपिक को जब आप क्लियर करोगे तो ये सारे डाउट्स आपके जो है दूर हो जाते हैं और उस टाइम पर किसी प्रकार की समस्या इनमें से आपको नहीं आएगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि इनके अंतर को समझें और इस एग्जाम को, क्योंकि देखो यार लाइट नहीं लेना चाहिए, बहुत जरूरी होता है कि हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझे और फिर उसका जो है हम लोग उत्तर करें। अगला यहां पर आपका प्रश्न दिया गया है 7 नंबर, और क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिक कार्बन इज ए मेजर ऑफ, कि जैविक कार्बन की मात्रा भूमि के किस गुण को दर्शाती है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारा होता है वो हमारी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है अवेलेबल, उसको जानने के लिए हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि CN रेशो जो है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। CN रेशो मतलब कार्बन नाइट्रोजन का रेशो। तो आपका अगर कार्बन का रेशो बढ़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन का रेशो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जो अवेलेबल नाइट्रोजन है वो आपका और कार्बन का यहां पर क्या होना चाहिए? बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उन केसेस के अंदर आपका वहां पर अवेलेबल नाइट्रोजन आपकी क्रॉप के लिए कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी है वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो उस केसेस में आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा एक क्रॉप के लिए। तो इन केसेस के अंदर आपको आने वाले टाइम में जो है प्रॉब्लम आ सकती है और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट इंबैलेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये रेशियो आपका मेंटेन रहे। और जब भी हम लोग अवेलेबल यानी कि सॉइल नाइट्रोजन को आपका चेक किया जाता है तो अवेलेबल जो आपका कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। उससे पता चलता है कि CN रेशियो क्या है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उन केसेस में फाइंड आउट किया जाता है और वहां पर आपका जो है इसको रिक्लेम करने की कोशिश की जाती है, यानी कि सही करने की, दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है आपके सॉइल के अंदर रेक्लामेशन मेजर्स को फॉलो करके। ठीक है।
नेक्स्ट आपका यहां पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि ढिंगरी इज ए वेराइटी ऑफ, कि ढिंगरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, या ढिंगरी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ढिंगरी जो है वो मशरूम की एक इंपॉर्टेंट क्या होती है, किस्म होती है, या फिर यूं कह सकते हो, आप लोग जानते होंगे कि मशरूम जो है जिसको हम लोग बटन मशरूम हम लोग ग्रो करवाते हैं, तो उसकी ढिंगरी जो है एक इंपॉर्टेंट यहां पर किस्म है जो कि आपकी क्या की जाती है, ग्रो करवाई जाती है, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो। अगला यहां पर प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बार्ले इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर द ब्रीविंग पर्पस, कि जो आपका शराब बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए किस प्रकार के बार्ले को यूज किया जाता है, यहां पर कौन सा टाइप का बाजरा जो है वो उपयुक्त होता है खासकर बियर बनाने के लिए। तो बहुत सारे यहां पर आपके मत होंगे कि ये 2 रो होगा या 4 रो होगा, 1 रो होगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 2 रो और 6 रो बार्ले ये 2 टाइप होते हैं मेजरली, है ना, और अलग अलग जगह पर इन दोनों को ही कहीं ना कहीं जो आपका बियर बनाने के लिए यूज भी किया जाता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से 2 रो जो बार्ले है वो ज्यादातर सूटेबल होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री के लिए, या ब्रीविंग आपका यानी कि बियर बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि आपका 2 रो बार्ले। अगला क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेबल टू फार्मर्स, किसानों द्वारा सिंचाई के लिए किस मापदंड को सबसे उपयोगी या कारगर समझा जाता है। अब देखो, किसान क्या है, किसान इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करता, किसान जो है वो खेत में केवल देखता है आपके प्लांट की कंडीशन को, सॉइल की कंडीशंस को, और आपका आसपास के किसानों को सिंचाई करते हुए देखता है और उसी के अनुरूप वो सिंचाई ज्यादातर कर देता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इन जो आपके 4 मेथड दिए गए होंगे, इनमें से किस मेथड को ज्यादातर या किस मापदंड को ज्यादा उपयोगी माना जाएगा एक किसान के लिए। एक किसान जब खेत में है तो उस टाइम पर वो किस में से ज्यादा फॉलो करेगा। पहला आपका दिया गया है सॉइल मॉइस्चर टेंशन, की भूमि में नमी की मात्रा। दूसरा है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट, पौधे में नमी की मात्रा। तीसरा आपका है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज, और चौथा आपका है पैन इवेपोरेशन। देखो, पैन इवेपोरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। वाटर को अगर हमने प्लांट या सॉइल में से किसी में भी मेजर करना है तो अगेन हमें इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जिसको फार्मर फॉलो नहीं करता है। फार्मर केवल क्या देखता है कि खेत के अंदर जो हमारा पौधा है उसकी अगर कोई क्रांतिक अवस्था, उसकी कोई क्रिटिकल स्टेज आ चुकी है, तो उस टाइम पर वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा कारगर साबित होगी। तो वो उन कंडीशन को देखते हुए क्या करता है, आपका ज्यादा बेहतर तरीके से इरिगेशन सप्लाई करने का काम करता है। क्योंकि किसान के पास जो है आपका यंत्रों की कमी होती है। अगर हम बात करें तो ज्यादातर किसान सभी प्रकार के यंत्रों को यूज नहीं करते हैं, किसी प्रकार के भी मापदंड को यूज नहीं करते हैं। वो केवल और केवल पौधे की अवस्था को देखते हैं कि पौधा किस कंडीशन में आ चुका है, और उसको देखते हुए वो क्या कर देता है, खेत में अपने सिंचाई को सुचारू रूप से आपका जो है कंटिन्यू करता है, या फिर आपका यूं कह सकते हो कि लगा देता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन विच 2 मेन सीजन क्रॉप इज टर्म्ड एज। क्या बोला गया कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जो कि 2 मेन सीजन की क्रॉप के बीच में लगाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है। क्या लिखा है कि 2 मुख्य फसलों के बीच के अंतराल में कम समय में पकने वाली फसल को क्या कहा जाता है। आप यूं समझकर चलिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हमने एक क्रॉप को ग्रो करवाया, कब लगा दिया, फॉर एग्जांपल अभी जैसे अप्रैल का टाइम आएगा, तो हमने अप्रैल का समय आया और उस समय हमने उसको लगा दिया, ठीक है। और अप्रैल के बाद हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया जी, कब, अगस्त में। कब हार्वेस्ट कर लिया, आपका अगस्त में हार्वेस्ट कर लिया। तो अभी हमारी जो रबी सीजन की क्रॉप है उसको हम लोग कब लगाएंगे, उसको हम अक्टूबर में लगाएंगे। और अभी अगस्त से लेके अक्टूबर तक 2 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है। आधा अगस्त पड़ा है, आधा पूरा सितंबर पड़ा है, आधा अक्टूबर पड़ा है। तो अभी हम इन 2 महीने में कौन सी ऐसी क्रॉप है, क्योंकि ज्यादातर क्रॉप को 3 से 4 महीने लगते हैं पकने के अंदर, लेकिन कम अंतराल की जो कोई क्रॉप होती है जो 2 मेन सीजन के बीच में लगाई जा सकती है, उसको क्या कहा जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी क्रॉप को हम लोग यहां पर कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं, या कैच फसल के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात यहां पर और आपको बताना चाहता हूं कि ये हमेशा जो आपका प्रोसेस को इसको फॉलो किया जा रहा है, ये ज्यादातर उन केसेस में फॉलो करते हैं जब आपकी क्रॉप किसी वजह से, या तो किसी बायोटिक या आपके एबायोटिक, यानी कि या तो किसी मतलब जो है आपका अमानवीय कारणों की वजह से, या फिर जैसे आपका जो है तापमान में या फिर मौसम में कोई बदलाव के कारण, आपका फ्लड आने के कारण,
तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण, पानी ना उपलब्ध होने के कारण, या बाढ़ आने के कारण, या तूफान आने के कारण हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो उन केसेस के अंदर अगर फसल आपकी टाइम से पहले, जब हम उसको हार्वेस्ट करने वाले थे उससे कुछ टाइम पहले आपकी बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, तो वो जो आपके पास सीजन, जो अगला सीजन आने वाला है, उससे पहले कुछ समय बच जाता है। तो ये जो बचा हुआ समय है, उस समय में अगर हम कोई फसल को बो देते हैं, उस समय में अगर हम कोई फसल को लगा देते हैं ताकि हमारे पास कुछ इनकम तो आ जाए, तो उस केसेस में जो फार्मर आपकी फसल लगाता है उसके लिए वो कैच क्रॉप को ग्रो करवाता है, और वो कम अंतराल की क्रॉप होती है, उसको ज्यादा टाइम पकने में नहीं लगता है। और यहां पर ऐसी क्रॉप को या तो कैच क्रॉप बोलते हैं या आपका कॉन्टिंजेंट क्रॉप भी बोलते हैं। ये दो तीन आपके टर्म हैं, इनको जरूर याद रखना। ये आपकी कॉन्टिंजेंट क्रॉप, या फिर हम इसको जो है इमरजेंसी क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों नाम आप लोग जरूर याद रखना कि एक ही प्रकार की फसल के लिए इनको यूज किया जाता है। इनको इमरजेंसी क्यों बोला गया? क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम पर आपको हेल्प करती है एक कुछ हद तक इनकम प्रोवाइड करने में। ठीक है। दूसरा यहां पर कैश क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप और इंटर क्रॉप के बारे में बताया गया है। कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नकदी फसल का मतलब होगा कि जिस फसल को हम लोग बेचते तुरंत आपके पास पैसा आ जाता है। तो ऐसी तो सभी फसलें होती हैं। आप गेहूं को ही बेचोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा, आप जो है चावल को बेचोगे तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो फिर नकदी फसलों में हम शुगरकेन को ही क्यों रखते हैं, कपास को ही क्यों रखते हैं? तो देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना कि जो नकदी फसलें होती है उनको हम लोग घर में ज्यादातर डायरेक्टली उपयोग में नहीं लाते हैं। उनका आपका सारा का सारा भाग हम लोग मार्केट में बेचने के लिए ही यूज में लाते हैं, उसको मार्केट में बेचने के लिए ही प्रयोग में लाते हैं। उसका घर में हम लोग कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर आपका शुगरकेन से चीनी बनाओगे तो उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा। तो उसके लिए हमें एक आपका इंडस्ट्रियल सेटअप, चाहे वो छोटा ही हो, चाहे वो खेत में भी हम लोग लगाते हैं गुड़ वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी होगा, तो हमें लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि हम लोग यहां पर राइस है या व्हीट है, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं आपका खेत से लाकर, और उनके जो है ऊपर के हिस्से को उतारकर, और हम लोग जो है उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर आपका कॉटन को, तो उसका हम कपड़ा बनाने के लिए पहले पूरा का पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ेगा। उससे हमें धागा बनाना पड़ेगा, पहले हमें सीड से आपका जो है नरमा अलग करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा जो है धागा बनेगा, धागा बनने के बाद हमारा कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनने के बाद हमारा जो है पहनने के लिए हम लोग उसको स्टिच करवाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफी एक प्रोसेसिंग के थ्रू हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उन क्रॉप को ही ज्यादातर आपकी नगदी फसलें बोला जाता है। अगला हम बात करें तो इंटर क्रॉप, जिसको हम बोलते हैं अंतर फसल, यानी कि जो आपकी कोई मुख्य फसल होती है। जैसे मैंने कॉटन की फसल को लगाया, नरमे की फसल को मैंने लगाया, तो कॉटन की फसल के बीच में आप क्या करते हो, इंटर क्रॉप को ग्रो करवाते हो। इंटर क्रॉप क्या होती है, जो मध्य में लगाई जाती है, उसके इन बिटवीन जो आपका खाली जगह पड़ी हुई है उसमें हम लोग कोई फसल को लगा देते हैं, ताकि हम लोग जो है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वहां से कोई दूसरी क्रॉप भी प्रोडक्शन कर सके। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ सब्जियों की बेल जो है उसके बीच में लगा देते हैं, या फिर कई बार कुछ दाल वगैरह के जो पौधे होते हैं वो भी हम उसमें ग्रो करवा देते हैं। तो ऐसी फसलों के लिए आपका शब्द यूज किया जाता है इंटर क्रॉप। अगला हमारा यहां पर कंपेनियन क्रॉप है, मतलब सह फसल, कोई ऐसी फसल जो कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम में जब हम मेन क्रॉप को लगा रहे हैं, जैसे मैंने कॉटन को लगाया, तो उसके टाइम पर दूसरी कोई ऐसी फसल आपकी लगा दी जाए जो आपकी कॉटन की क्रॉप को भी ग्रो करने में हेल्प करे। तो ऐसी कोई फसल कौन सी हो सकती है? तो आप यूं मानकर चलिए कि जैसे हमने यहां पर लेग्यूम क्रॉप को ग्रो करवाया, जिसको हम लोग दलहनी फसलें ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन यहां पर याद रखना कि जो आपकी लेग्यूम क्रॉप होती है वो ऐसी क्रॉप होती है जिनकी रूट में नोड्यूल बनता है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हमारी क्रॉप को आपका प्रोवाइड करती है। तो यहां पर यह समझकर चले कि कोई भी लेग्यूम क्रॉप जो कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसको हम लोग फील्ड में लगाएंगे। जैसे कि ढेंचा की बात करें, या फिर हम ढेंचा को आप लोग लगाते हो राइस के अंदर, पैडी के अंदर, तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन मिलता है आपकी साथ वाली फसल को। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपकी साथ में ग्रो करने से आपका कहीं ना कहीं साथ की फसल को फायदा पहुंचाती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो उसके लिए आपका शब्द यूज किया जाता है कंपेनियन क्रॉप या फिर आपका सह फसल। अगला यहां पर 12 नंबर पर्सन है। 12 नंबर पर्सन है कि प्लांट पैथोलॉजी जो है वो इनमें से प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी
पैथोलॉजी का संबंध कृषि विज्ञान के किस विषय से है? तो आपको बताना चाहूंगा कि प्लांट पैथोलॉजी जो है वो डिजीज यानी कि जो फसल में बीमारियां आती है उनके साथ आपका रिलेटेड होता है, लेकिन इंसेक्ट से संबंधित क्या होता है? तो वो एंटोमोलॉजी होता है। क्या होता है आपका? एंटोमोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी हम इसको बोल देते हैं। फ्रूट कल्टीवेशन से क्या हो जाएगा जी? तो इससे आपका याद रखना पोमोलॉजी, ठीक है, फ्रूट कल्टीवेशन से डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका? पोमोलॉजी। क्रॉप कल्टीवेशन से हम लोग क्या बोल देते हैं जी? आपका एग्रोनॉमी, यानी कि फसल की जो खेती करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एग्रीकल्चर हम लोग, जिसमें देखो एग्रीकल्चर यहां पर अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको हम एग्रीकल्चर नहीं बोलेंगे। तो आप देखिए हमेशा क्या होता है कि जो आपका एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। एग्रीकल्चर वो आर्ट और साइंस है जिसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी जो आपकी एलाइड एक्टिविटीज होती हैं, जो आपकी अलग यहां पर जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे कि गाय पालना, पशु पालना, या आपका मधुमक्खी पालन करना, या रेशम कीट पालन करना, या फिशरीज पालन करना, तो वो सभी भी आपके एग्रीकल्चर में ही आते हैं। वो एग्रीकल्चर की ही सह गतिविधियां होती हैं, यानी कि उसके साथ की ही एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर में केवल और केवल क्रॉप कल्टीवेशन आएगा। क्रॉप कल्टीवेशन जो हम लोग करते हैं, जिसको फील्ड क्रॉप कल्टीवेशन बोला जाता है, तो वो हमारा एग्रोनॉमी में हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं फील्ड का मैनेजमेंट जो किया जाता है। लेकिन फील्ड का मैनेजमेंट किसके लिए? क्रॉप कल्टीवेशन करने के लिए। तो फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग किसमें पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला यहां पर क्या है? अच्छा, फ्रूट कल्टीवेशन के साथ अगर हम वेजिटेबल कल्टीवेशन की बात करें तो वेजिटेबल कल्टीवेशन का आपका आ जाएगा ओलेरीकल्चर, ठीक है। किसमें आ जाएगा आपका? ओलेरीकल्चर। और यहां पर जो फ्लावर की कल्टीवेशन होती है वो किसमें आ जाएगी जी? वो आपकी आ जाएगी फ्लोरिकल्चर। किसमें आ जाएगी जी? आपकी फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। और अगर हम बात करें तो यहां पर ये तीनों के तीनों, चाहे इसमें आपका जो मेडिसिनल या फिर एरोमेटिक क्रॉप कल्टीवेशन है वो भी आ जाएगा, तो ये तीन चार आपके सारे के सारे किसमें आ जाते हैं जी? हॉर्टिकल्चर आ जाते हैं, जिसमें हम बागबानी जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी। अगला यहां पर 13 नंबर पर्सन है, वो क्या है? विच बी स्पीसीज इज यूज्ड फॉर द हनी प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत में मधुमक्खी की किस प्रजाति का प्रयोग शहद निकालने के लिए किया जाता है? तो देखो वैसे तो हम बात करें तो एशियन हनी बी जो एपिस सेरेना होता है उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन आपका पिछले कुछ सालों में जो एक इटालियन बी है एपिस मेलिफेरा, इसका उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। तो अभी जो आपका इसका आंसर जो पूछा जाता है वो एपिस मेलिफेरा के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर भारत में आपकी इटालियन हनी बी जो है इसको हम लोग ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। चलिए, और ये आपकी यहाँ पर डूमना जो बी होती है या फिर ड्रोन बी की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मली हम लोग ये जो वर्ड आपका है डूमना, जो ये वर्ड यूज किया जाता है ज्यादातर आपका मेल जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनके लिए यहाँ पर आपका वर्ड ये नहीं होगा। तो आपकी कौन सी स्पीसीज है? जो आपकी इटालियन हनी बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजोटोबैक्टर इज ए काइंड ऑफ, कि एजोटोबैक्टर जो है एक प्रकार की क्या है? तो एजोटोबैक्टर क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर है या वो एक हर्बिसाइड है? बिल्कुल नहीं, ना तो इसको हर्बिसाइड यूज किया जाता है, ना ही इसको एक केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, ना ही इसको एज ए आपका इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, यानी कि कीटनाशक भी इसको प्रयोग में नहीं लाया जाता। ये आपकी एक जैविक खाद होती है जिसमें एजोटोबैक्टर आपका एक लिविंग बीइंग है, एक आपका जीवित बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग, फ्री फॉर्म में, मतलब आपका उसका किसी के साथ कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वो आपका अपने आप में मस्त है और सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, जिससे आपकी सॉइल की जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें वृद्धि होती है, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपका क्या है? बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद। अगला यहां पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज सूटेबल फॉर, कि यहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन किस प्रकार की मृदा के लिए फवारा विधि की से सिंचाई आपकी उपयुक्त होती है? तो क्ले सॉइल, क्ले लोमी सॉइल, लोमी सॉइल। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका यहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो क्यों किया जाता है। तो देखो वैसे तो स्प्रिंकलर इरिगेशन आपका राजस्थान जैसे जो आपके क्षेत्र हैं उनमें इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। तो अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो वहां पर ज्यादातर मिट्टी कौन सी है जी? सैंडी सॉइल है, रेतली मिट्टी है, तो वैसे भी आपको एक समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन इसका वहां पर इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखो एक तो जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसका अंडुलेटिंग लैंड के ऊपर ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये अंडुलेटिंग लैंड कैसा होता है? अंडुलेटिंग मतलब लहरदार। आप लोग राजस्थान में जाओगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मिट्टी आपकी समतल नहीं है, आपके क्षेत्र जो है वो समतल नहीं है। वहां पर जो रेतली मिट्टी के जो टिब्बे हैं, टिल्ले हैं, हर जगह पे नहीं बोलूंगा,
राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये काफी हद तक अभी इरिगेट हो चुके हैं और यहाँ पर आपका लैंड भी आपकी काफी जो है क्या हो चुका है, समतल हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर इन क्षेत्रों में आज भी जो है रेतली मिट्टी के जो टीले हैं वो पाए जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में अगर हम सीधी सिंचाई करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो उससे पानी आपका जो है एक तो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, क्योंकि मिट्टी में सारा का सारा पानी जो है अंदर तक चला जाएगा, तो दिक्कत होगी वहां पर। दूसरा क्या होगा कि वहां पर आप एक जगह से पानी डालोगे तो वो दूसरी जगह पर जाकर आपका कलेक्ट हो जाएगा, तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो उन केसेस में हम फव्वारा सिंचाई से आपका जो है इरिगेशन करते हैं, जिससे पूरे एरिया में आपका इक्वली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि बहुत जरूरी है। तो यहां पर इसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है रेतली मिट्टी यानी कि सैंडी सॉइल में क्या करते हैं, आपका सिंचाई की जो है उपलब्धता हम करवाते हैं। नेक्स्ट आपका है आईसीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर आपका लोकेटेड है? मतलब सिंपल सी बात है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय गेहूं एवं जोश अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां उपस्थित है या कहां स्थित है? ना तो हैदराबाद में है, ना ही नागपुर में है, ना ही लखनऊ में है, ये आपका कहां है? हरियाणा करनाल में उपस्थित है। इसका पहले नाम जो था वो डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च था, लेकिन अभी इसका नाम जो है वो चेंज कर क्या कर दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ गवार। तो आप लोग जानते होंगे कि गवार जो है वो एक इंपॉर्टेंट फसल होती है, इंपॉर्टेंट आपकी क्रॉप होती है। और गवार की फसल का जो साइंटिफिक नेम है, जो इसका वानस्पतिक नाम है, वो क्या होता है? बोटेनिकल नेम बोलूंगा, वानस्पतिक नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम नहीं यूज किया जाता प्लांट के अंदर। तो वो क्या होता है आपका? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलाबा। तो ये इसका वानस्पतिक नाम होता है, बोटेनिकल नेम होता है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये एक मुख्य फसल है जो कि ज्यादातर आपका ग्वार गम जो होता है, इसका बहुत सारे खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर जो आपके है बारूद बनाने में इसका उपयोग में लाया जाता है। तो मतलब कई जगह पर इसको काम में आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसकी इनमें से कौन सी जो है एक मतलब किस्म है, तो यहां पर बहुत सारी आप लोग जानते हैं कि एक क्रॉप जो है उसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जो वेराइटीज हैं क्या उनको हम सभी को याद कर पाएंगे? क्या हम हर एग्जाम में जब जाते हैं तो क्या उनकी वेराइटीज हमें याद होनी चाहिए? बिल्कुल याद होनी चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना कि ज्यादातर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस स्टेट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप मुख्यतः एक बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको उस स्टेट के द्वारा, उस स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिकमेंडेड वेराइटीज होती हैं और उस क्षेत्र के लिए, खासकर उस एरिया के लिए, उस स्टेट के लिए जो आपकी रिकमेंडेड वेराइटीज होती है, उनको याद करके जाना चाहिए, ताकि आपके ज्यादातर पर्सन जो हैं वहीं से कहीं ना कहीं पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी वेराइटीज है, उनको याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये अगर आप लोग उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए याद करते हो तो फिर आपका कुछ हद तक लिमिटेशन लग जाती है और आप उनको याद भी कर पाओगे। तो ज्यादातर जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस आपके किसी स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, उनको अगर आप पढ़कर जाते हो तो फिर डेफिनेटली आंसर करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसका आंसर यहां पर क्या होगा आपका? HG 365। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहां पर अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया इज, कि भारत सरकार के नीति आयोग का सभापति कौन होता है? तो भारत सरकार के जो नीति आयोग है, नीति आयोग का सभापति जो होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है क्या? 19 नंबर है। क्वेश्चन क्या है? क्लस्टर बीन इज आल्सो नोन एज, क्लस्टर बीन जो है निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकार जाता है? तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि क्लस्टर बीन जो है वो गवार को ही बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना। अगला यहां पर है कि हाउ मेनी कनाल आर देयर इन 1 एकड़। तो देखिए यहां पर ये बहुत ही एक बेसिक लैंड मेजरमेंट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और इसका आपको क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से ही हमारे यहां पर नंबर हमारे एक्स्ट्रा एड ऑन करेंगे। और अगर हमें ऐसे क्वेश्चन जो बहुत आसान है और ये हमें नहीं पता होंगे तो हमारे लिए आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और उन केसेस में हमारे नंबर भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो आपका देखो मैं बताना चाहूंगा कि 1 हेक्टेयर में क्या होता है जी? 2.5 एकड़ होते हैं। ठीक है, और 1 एकड़ में यहां पर होता है जी 8 कनाल। ठीक है, क्या होती हैं? 8 कनाल। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहां पर 8 कैनाल्स कितने एकड़ में? 1 एकड़ में। ठीक है, और 1 कनाल में होते हैं जी 20 मरला। कितने होते हैं? 20 मरला।
ठीक है। और याद रखना कि एक मरला जो होता है आपका, सॉरी, एक एकड़ जो होता है आपका, उसमें अब कितने मरला हो जाएंगे, तो एक कनाल में 20 मरला और 8 कनाल में टोटल कितने हो जाएंगे, 160 मरला होते हैं आपके एक एकड़ के अंदर। तो ये कई बार आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यहां से जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, वैसे ये 2.5 मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेटली बताया है, ये भी आपका 2.48 एकड़ होता है एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो, ठीक है। वैसे ये आपका अप्रोक्सीमेट है 2.5 एकड़, लेकिन वैसे जो है वो आपका कितना होता है, 2.48 होता है, जो कि नियर अबाउट 2.5 है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली पूछा जाए 2.48 और 2.5 दोनों दे दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें जो है पढ़ाया तो सर ने यही था लेकिन ये तो गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो 2.48 एग्जैक्टली याद रखना। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज यूज्ड एज ए पल्स एफोर्डर एंड ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो यहां पर आपका पूछा गया है कि पल्स क्रॉप जो है एक ऐसी पल्स क्रॉप जो कि पल्सेस के लिए भी यूज की जाती है, उसको हम फोडर के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसको हम ग्रीन मैन्योर भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पल्सेस जो हैं वो ज्यादातर आपकी क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। केवल पल्सेस में, दालों में केवल एक क्रॉप है फ्रेंच बीन, जिसको राजमा की क्रॉप बोला जाता है। तो राजमा की जो फसल होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपकी सोइल में नहीं करती है, आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि पल्सेस क्रॉप में से जो पल्सेस के लिए भी यूज की जाए, फोडर के लिए भी यूज की जाए और ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज की जाए। तो देखो मूंग बीन बिल्कुल आपकी यहां पर एक पल्स क्रॉप है, इसको हम लोग पल्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसको ग्रीन मैन्योर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इसको फोडर के लिए यूज नहीं करते क्योंकि इसका वेट उतना ज्यादा नहीं होता। क्योंकि देखो यार, आप एनिमल को जो फीड करवाने जा रहे हो तो उनके लिए बल्क में आपका जो है मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केसेस में मूंग बीन आपको उतना बल्क में जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनको एनिमल को खिला नहीं सकते, खिला सकते हैं, लेकिन उसका हम स्पेसिफिकली फोडर पर्पस के लिए ग्रो करवा पाना वो आपका जो है पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा यहां पर है मटर। तो मटर का भी क्या है कि ये आपकी पल्सेस क्रॉप यूज कर सकते हैं, इन बिटवीन इंटरक्रॉप यूज करते हैं, लेकिन इसको ग्रीन मैन्योर या फिर फोडर उतना पर्पस हम लोग नहीं यूज करते हैं। ग्वारबीन आपकी जो है पल्सेस की क्रॉप में, यानी कि पल्सेस एज ए यूज नहीं की जाती। ये वेजिटेबल यूज कर सकते हैं क्योंकि ग्वार फली आप लोगों ने खाई होगी, उसको वेजिटेबल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है आपका फोडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको पल्सेस यानी कि दाल के रूप में प्रयोग नहीं लाया जाता। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन काउपी यानी कि जो लोबिया की फसल होती है, ये आप लोग जानते हैं कि पल्सेस तो हम लोग यूज करते ही करते हैं और इसको ग्रीन मैन्योर भी यूज किया जा सकता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, लेकिन इसको इसके साथ साथ फोडर भी यूज किया जा सकता है, याद रखना। और इसके साथ साथ इसको वेजिटेबल भी यूज किया जाता है। ये आपके यहां पर अगर एक शब्द और ऐड कर दोगे तो वो भी आ जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या रहेगा जी, आपका काउपी। समझ में आया आपको। नेक्स्ट यहां पर आपका अगला है, विच सीरियल इज नॉन टिलरिंग टाइप। अन्न से संबंधित किस फसल में कल्ले नहीं बनते। तो आपको बताना चाहूंगा कि सीरियल्स जो होते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सीरियल्स जो आपके होते हैं उनमें से एक फसल है जिसके अंदर आपके टिलर्स नहीं इमर्ज आउट होते। टिलर्स का मतलब क्या होता है, टिलर्स का मतलब ब्रांच ही होती हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं में जो आपका स्टेम नीचे का होता है उसमें ये आपकी रूट्स आ गई और इसके बाद यहां से जो है आपके अलग अलग कल्ले आपके जो है निकलती हैं, अलग अलग ब्रांचेस आपकी निकलती हैं, आप लोगों ने ज्यादातर देखी होंगी। और ऊपर जाकर इन पे क्या बन जाता है, आपका एक ईयर बन जाता है, इसका टेलर बन जाता है और एक आपका यहां पर जो हम उसको बाल या बाली बोल देते हैं जिसके ऊपर फ्लावर आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेज के अंदर जो आपकी मक्के की फसल होती है, ये आपके सीरियल्स में से जो अन्न की फसलें हैं उसके अंदर आपके कल्ले नहीं बनते हैं। इसमें केवल एक ही ब्रांच निकलती है और उसी के ऊपर आपका जो है ऊपर जो है हम लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल टॉप के ऊपर मेल फ्लावर जिसको हम लोग टैसल बोलते हैं और नीचे आपकी जो है जो हम लोग कोब जिनको बोलते हैं या फिर सिल्क जिनको बोला जाता है, जिसको फीमेल फ्लावर बोला जाता है। तो ये आपके जो है वहां पर अल्टरनेट फॉर्म के अंदर निकल जाते हैं, लेकिन यहां पर आपके जो है टिलर्स नहीं इमर्ज आउट होते। तो कौन सी फसल है वो, मेज या मक्के की फसल, ठीक है, याद रखना। अगला यहां पर आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग इवन फॉर ए शॉर्ट पीरियड। निम्नलिखित में कौन सी फसल जल भराव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जल भराव का मतलब क्या होता है, फील्ड के अंदर वाटर लॉगिंग होना। तो वाटर लॉगिंग के कंडीशन में क्या होता है कि आपका फील्ड में जब पानी भर जाएगा
तो वैसे तो पानी भरने की कंडीशन में कोई भी फसल आपकी खड़ी नहीं रहती, कुछ फसलों को छोड़कर, जैसे कि जूट की बात करें या फिर आपका चावल की बात करें, धान की फसल की बात करें। लेकिन बाकी फसलों में आपका पानी भरने से लंबे समय तक खराब हो जाती हैं, वो फसलें ग्रो नहीं कर सकती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में भी अगर पानी खड़ा रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगी। इवन दो कॉटन में भी अगर पानी खड़ा रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर मक्के की फसल है, इसमें भी पानी खड़ा रहेगा तो ये भी बर्बाद हो जाएगी। और लॉन्ग टाइम तक अगर शुगरकेन में भी पानी खड़ा रहेगा तो ये भी खराब हो जाएगी। तो अब उत्तर किसको करें? तो देखो, इनमें से ये हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सी है। मतलब जैसे होता ना कि किसी को अगर थप्पड़ मारा गया तो कई होते हैं कि एक दो थप्पड़ तक कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को तीन चार मार दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आखिर में जाकर वो रो ही देगा, है ना। तो वही वाली बात है कि यहां पर रोना सबको है, लेकिन कोई दो थप्पड़ खा के मारने से रो रहा है, किसी को अगर हाथ ऐसे कर देंगे तो भी वो रोना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वही वाली बात है कि पानी कितना यहां पर इसमें भरा गया। तो आप ये समझ लो कि अगर जो यहां पर सबसे सेंसिटिव जो होती है वो मेज की फसल होती है, मक्के की फसल होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आपका मेज रहेगा। और उसके बाद आपका जो है यहां पर जो कॉटन और वीट, यानी कि वीट हो जाएगा, फिर आपका कॉटन हो जाएगा, और फिर आपका यहां पर जो है शुगर केन हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा जी? आपका मेज आएगा, मक्के की फसल आएगा। तो ये आपका थोड़ा सा जब पढ़ते हो, लगातार आपको जो बताया जाता है, टॉपिक्स को समझाया जाता है इरिगेशन के टाइम पर, तो उस समय आपकी समझ जो बनती है उसके आधार पर आप लोग निर्धारित कर सकते हो। आप लोग इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ऐसे पर्सन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं और वहां पर हमारे लिए उत्तर करना बहुत जरूरी होता है। संभावित है ऐसे पर्सन जो है वो स्पेसिफिकली ऐसी क्रॉप के रिगार्डिंग आते हैं, तो इनको जब आपको पूरा टॉपिक बताया जाता है इरिगेशन का, तो उस टाइम पर ऐसे टॉपिक्स को ज्यादातर क्लियर कर दिया जाता है। तो ये आपकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पर्सन हमारा यहां पर क्या है? पिसिकल्चर डील्स विद, कि पिसिकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो पिसिकल्चर देखो, प्लांट डिजीज मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट तो हम लोग प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा जी? प्लांट पैथोलॉजी में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है वेजिटेबल कल्टीवेशन, तो ये भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये हमारा ओलेरी कल्चर में चला जाएगा जी। ठीक है, और अगला हमारा यहां पर क्या था? फ्रूट ट्रीज, तो आपको पता है फलों की खेती पोमोलॉजी में की जाती है। लेकिन फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन क्या होता है? फिश फार्मिंग पिसिकल्चर से ही संबंधित होता है। यहां पर मैं आपको एक और डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि कई बार एक शब्द आ जाता है आपका एक्वाकल्चर। ठीक है, तो ये एक्वाकल्चर क्या होता है? क्या केवल मछलियों को पालना होता है? नहीं। देखो, एक्वा मतलब होता है पानी और कल्चर मीन कल्टीवेशन। तो आपका यहां पर पानी में हम लोग पौधों को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, पानी के अंदर हम लोग जो है मछली को भी पालन कर सकते हैं, पानी के अंदर हम लोग झींगा उत्पादन भी कर सकते हैं, है ना। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी लिविंग बीइंग को हम लोग जब कल्टीवेट करते हैं, चाहे वो आपका प्लांट हो या एनिमल, तो वो हमारा जब पानी में कल्टीवेशन किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एक्वा कल्चर बोलते हैं। जैसे सिंघाड़े की खेती है तो वो किस में की जाती है? इसी में की जाती है। आपके मखाने की खेती है, बिहार में मखाना की जो है वो खेती की जाती है, वो किस में की जाती है? एक्वाकल्चर, यानी कि है ना, पानी के भराव में किया जाता है उसको। तो ये हमेशा याद रखना। तो यहां पर उत्तर क्या होगा जी? आपका फिश फार्मिंग। पिसिकल्चर इज स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली अबाउट द मछली का आपका जो है उत्पादन करना। नेक्स्ट है द काओ विदाउट हॉर्न इज कॉल्ड एज, तो बिना सींग वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो यहां पर जो आपका ये शब्द पूछा गया था, ये ज्यादातर हरियाणा के अंदर जो कॉमन शब्द बोला जाता है उससे पूछा गया था, तो उसको हम बोहंडी यहां पर जो है शब्द आपका यूज किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बल्ब क्रॉप, निम्नलिखित में से किस फसल को बल्ब की फसल कहा जाता है? तो देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी फसलों के उपयोग के आधार पर कि उनका कौन सा भाग उपयोग हम लोग लाते हैं। तो आपको पता होगा किसी के अंदर राइजोम यूज किया जाता है, किसी में ट्यूबर यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे राइजोम है तो वो रूट का मॉडिफिकेशन है, आपका जो ट्यूबर है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। उसी प्रकार से आपकी बल्ब भी क्रॉप होती है। तो जैसे हम अनियन की बात करते हैं या फिर गार्लिक की बात करते हैं, तो गार्लिक में बल्ब बल्बिल्स होते हैं, तो उसमें एक एक सिंगल जो गार्लिक होता है वो बल्बिल्स होता है, और पूरा कंपाइली हम उसको क्या बोलते हैं? बल्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अनियन है या आपका जो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? गार्लिक यानी कि लहसुन है, वो हमारी दोनों ही क्या होती हैं? एक प्रकार से बल्ब फसल होती हैं। तो यहां पर आप लोग याद रख सकते हो गार्लिक यानी कि लहसुन की फसल। ठीक है, लेकिन पोटैटो है तो ये क्या होता है? आपका ट्यूबर क्रॉप होती है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो यहां पर ग्राउंडनट, ये आपका जो है इसके पैक्स से आपका मूंगफली में पोड बनता है, तो ये आपकी पोड क्रॉप होती है। ठीक है,
ये जो एग प्लांट है ये एक प्रकार से इसका फ्रूट हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये वेजिटेबल है मानना चाहूंगा, लेकिन कोई भी फसल का जो आपका एंड पार्ट होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो बनता है फ्लावर बनने के बाद, तो उसको फ्रूट ही बोला जाता है, जैसे हम लोग हर एक में बोलते हैं ना। तो यहां पर बस बात इतनी है कि उनके उपयोग के आधार पर उनको वेजिटेबल, उनको फ्रूट, है ना, अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है विच अमंग द फॉलोइंग व्हीट स्पीसीज इज यूज्ड फॉर द मेकिंग मैक्रोनी पर्पस। तो मैक्रोनी बनाने के लिए, या फिर हम लोग यूं बोल सकते हैं कि आपका कौन सी फसल है जिसको हम लोग मैक्रोनी बनाने के लिए यूज में लाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मैक्रोनी बनाने के लिए अगर हम बात करें तो वो आपकी ट्रिटिकम ड्यूरम जो फसल होती है इसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ब्रेड व्हीट जो होती है वो कौन सी होती है, ट्रिटिकम एस्टिवम होती है, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से कई बार प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होगा कि व्हीट की अलग अलग स्पीसीज है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ट्रेसिडम, ट्रिटिकम आपका डाइकोकम, ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न है सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट इज, कि सेलिंग परसेंटेज आपका जो ग्राउंडनट का होता है, मूंगफली के दानों का औसतन भार मूंगफली के कुल भार का लगभग कितना होता है। आप लोग मूंगफली को छीलकर खाते हो ना, तो मूंगफली का छिलका तो फेंक देते हो, और मूंगफली का जो यहां पर अंदर की गिरी होती है उसको हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो आप ये समझकर चलो कि जो मूंगफली का आपका एक तो ये था और इसके अंदर क्या थी, मूंगफली प्रेजेंट थी, और दूसरा आपने क्या कर दिया, ये आपका छिलका इसमें से आपने उतार दिया और यहां पर गिरियां आपने अलग निकाल ली। तो अब गिरियों का जो भार है वो इसके टोटल भार के रिस्पेक्ट में कितना होगा। जैसे मान के चलिए 100 किलोग्राम आपके पास टोटल भार था, तो उसमें से आपका जो वजन इसका निकल जाएगा तो गिरियां बचेगी। तो ये गिरियों का जो वजन है वो कितना बचेगा, 65 से 70 किलोग्राम बचेगा। बाकी हमारा यहां पर 30 से 35 किलोग्राम जो ये कचरा होता है, जो आपका ऊपर का भाग होता है, वो निकल जाता है। तो अगर आप 1 किलोग्राम मूंगफली लेते हो तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 700 ग्राम ही आपको गिरियां मिलती है, बाकी 300 ग्राम आपका छिलका होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर इसी के अनुपात की बात हो रही थी। तो ये आपका 65 से 70% का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग परसेंटेज बोलते हैं, किसका, ग्राउंडनट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड इन द बरसीम। निम्नलिखित में से किस खरपतवार नाशी का प्रयोग बरसीम में किया जाता है। बरसीम क्या है, आपकी एक फोडर क्रॉप है। तो फोडर क्रॉप है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ जैसे हम लोग यहां पर बात करें पेंडिमेथालिन की या ऑक्सीफ्लोरोफेन की, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल है जिनको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ट्रेड नेम पूछा गया है, जैसे स्टॉम्प आपका 30 EC, गोल्ड 23 पॉइंट EC, और ब्यूटाक्लोर या फिर बेसेलिन। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो बेसेलिन ये एक इंपॉर्टेंट आपका केमिकल होता है जो कि नॉर्मली आपकी ऑयल सीड क्रॉप के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखो पेंडिमेथालिन जो है वो आपका स्टॉम्प एक्स्ट्रा का ही स्टॉम्प एक्स्ट्रा के अंदर आपका इंपॉर्टेंट जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है पेंडिमेथालिन। तो पेंडिमेथालिन जो है वो आपका स्टॉम्प एक्स्ट्रा के अंदर पाया जाने वाला इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर आपका ऑक्सीफ्लोरोफेन जो है वो इसमें पाया जाता है, लेकिन क्या बोला मैंने यहां पर, ये आपका जो है पाया जाता है, लेकिन ये दोनों ही यूज किए जाते हैं बरसीम के अंदर, फोडर में ज्यादातर। अगर हम बात करें तो इनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो पेंडिमेथालिन है, तो इसलिए यहां पर इसको हमने छोड़ना पड़ेगा और ये हमारा आंसर इसको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फार्मर कोऑपरेटिव एजेंसी। तो आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये फार्मर कोऑपरेटिव एजेंसी नहीं होती जी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मोनसेंटो, तो मोनसेंटो एक प्राइवेट आपकी कंपनी है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपकी जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए वर्क करती है। लेकिन इफको जो है वो आपकी क्या है, एक फार्मर कोऑपरेटिव एजेंसी है। इफको आप सब लोगों ने जानते होंगे, जिसके द्वारा रिसेंटली हमारा जो है आप लोगों से ये प्रश्न भी इस बार पूछ लिए जा सकते हैं कि कौन सी कोऑपरेटिव एजेंसी है जिसके द्वारा अभी आपका नैनो यूरिया और नैनो DOP का उत्पादन किया गया है। तो वो कौन सी है आपकी, यहाँ पर इफको है, ठीक है। इफको के द्वारा ही आपका उत्पादन किया गया। 2021 के अंदर आपका नैनो यूरिया और 2023 के अंदर आपका नैनो DAP, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ अरहर। निम्नलिखित में से अरहर की किस्म कौन सी होती है। आपका पहला ऑप्शन है पारसमणि, दूसरा ऑप्शन है पार्वती, तीसरा ऑप्शन है मनक, चौथा ऑप्शन है पूसा दाल। तो ये आपकी मानक जो है वो एक अगेन आपकी अरहर की वेराइटी है। मैं वेराइटी के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनको याद करना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो एक रिकमेंडेशन दी जाती है हर साल, तो उसको ही हम
लोग याद कर सकते हैं और उनको याद करने से ही इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला आपका है कि व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा बफेलो, मुर्रा भैंस वर्ष में लगभग कितने दिन दूध देती है। तो देखो वैसे तो क्या होता है, अलग अलग आपका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी फीड के अकॉर्डिंग, उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग कि कैसे हम उनका पालन पोषण करते हैं, किस प्रकार की उनको फीड देते हैं, किस प्रकार का उनको चारा खिलाया जाता है, इन सब बातों पर बहुत ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक कोई भैंस आपकी जो है दूध देने वाली है एक बार ब्यांत के बाद। तो ब्यांत के बाद ज्यादातर जो आपका मुर्रा जो किस्म की भैंस होती है उसके अंदर 300 दिन का क्या होता है, आपका दुग्ध उत्पादन का टाइम होता है। कितना दिन का होता है, अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 300 दिन का, 280 से लेके 320 दिन के बीच का टाइम पीरियड कभी कभी मान लिया जाता है। तो 300 दिन ऑन एन एवरेज आपका टाइम होता है। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड, निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्टिसाइड है। पहला ऑप्शन है यहां पर आपका रोगर, दूसरा ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, तीसरा ऑप्शन है माचो, चौथा ऑप्शन है आपका कैप्टन। देखो एजोटोबैक्टर तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, तो ये तो क्या होता है आपका बायो फर्टिलाइजर होता है, तो इसके बारे में तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग जो है इसको आंसर करके हटे हैं, तो ये तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि ये क्या होता है, तो बायो फर्टिलाइजर होता है। कैप्टन जो होता है ये आपका एक फंगीसाइड होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका माचो और रोगर में से कंफ्यूजन होगा, तो आपको बताना चाहता हूं कि जो यहां पर रोगर आपका होता है जो कि डायमेथोइट इंपॉर्टेंट एक इंसेक्टिसाइड है ना, और ये खासकर हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन आपका जो है यहां पर केमिकल की फॉर्म में यूज किया जाता है। माचो जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका इंसेक्टिसाइड होता है, लेकिन यहां पर ये मोस्ट कॉमन नहीं है, पता नहीं इन लोगों ने दो स्वयं कैसे दे दिए, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका है यहां पर हम लोग आंसर नहीं करेंगे। आंसर हमारा मोस्ट कॉमन क्या है, इसमें से रोगर है, तो ये आपको यहां पर आंसर करना पड़ेगा। अगला है रिकमेंडेड सीड रेट फॉर ढेंचा और सनहेम्प फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इज, कि ढेंचा या सनहेम्प दोनों ही आपकी क्या होती है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप होती हैं। तो हरी खाद के लिए ढेंचा और सन के जो प्रति हेक्टेयर बिजाई होती है उसके लिए कितना किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो पर हेक्टेयर अप्रोक्सीमेटली जो है इसमें 20 से 25 किलोग्राम होती है, तो आंसर यहां पर क्या चला जाएगा जी, 20 किलोग्राम आपका पर हेक्टेयर हम लोग बीज को उपयोग में लाएंगे। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 हेक्टेयर आपका 1 हेक्टेयर अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 10,000 मीटर स्क्वायर इसमें होते हैं, तो यहां पर आपका 10,000 मीटर स्क्वायर सी ऑप्शन हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। अगले हम पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पर्सन यहां पर आपका क्या है, काशनी या चिकोरी यानी कि चिचोरियम एंटीबस इज ए वीडी मेनली एसोसिएटेड विद, काशनी का नाम खरपतवार का संबंध किस फसल से है। तो काशनी या चिकोरी जो एंटीबस आपकी होती है वो एक इंपॉर्टेंट वीड होता है, इंपॉर्टेंट खरपतवार होता है, किस फसल से होता है, तो वो आपका एक डेजिग्नेटेड वीड होता है या ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है बरसीम की फसल में। याद रखना किस फसल में होता है, आपका बरसीम की फसल में, ठीक है। तो ये आपका हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्शनेबल वीड होगा, ठीक है। क्योंकि बरसीम का जो बीज होता है और काशनी का जो बीज होता है, इन दोनों का बीज अगर मिल जाए एक दूसरे के साथ तो दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनके बीज जो होते हैं वो दोनों के सिमिलर होते हैं और इसीलिए इनको यहां पर जो है आपका ऑब्जेक्शनेबल वीड की कैटेगरी में भी रखा जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक मिमिक्री वीड होता है जिसके अंदर दोनों के दोनों जो पौधे होते हैं, एक आपका जो फसल का पौधा और एक आपका खरपतवार का पौधा, वीड का पौधा, दोनों प्लांट आपके एक दूसरे के देखने से सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो इसलिए दोनों को पहचानना फील्ड में बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे गेहूं की फसल में गेहूं का मामा, या फिर हम उसको जो है आपका जो है गुली डंडा के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में फेलिस माइनर उसको बोला जाता है ना। नेक्स्ट यहां पर आपका अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, रैप्सीड या मस्टर्ड ग्रुप ऑफ क्रॉप बिलोंग्स टू विच फॉलोइंग फैमिली। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रॉप को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है ना, उनके जो आधार होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को हम लोग उनके एग्रोनॉमिक यूज के आधार पर उनको विभाजित करते हैं, या फिर क्या करते हैं उनको उनकी जो हैबिटाट होता है कि कहां पर वो ग्रो करवाया जाता है उनके बेसिस पर उनको अलग किया जाता है, या फिर उनको किसी सीजन के बिहाफ पर भी अलग अलग किया जाता है, उनके लाइफ साइकिल के बिहाफ पर भी हम लोग उनको
क्लासिफाई करते हैं, उसी आधार पर यहाँ पर उनकी जो बोटेनिकल फैमिली होती है, उनका जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसके बेसिस पर भी उनको अलग किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो पौधों की फैमिली होती है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जितने भी सीरियल्स आपके होते हैं, मिलेट आपके होते हैं, तो ये सब बिलोंग करते हैं पोएसी फैमिली से, ग्रास फैमिली से, जिसको हम लोग आपका जो है ग्रामीणी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसको ज्यादातर पोएसी फैमिली के जो है रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से रैप्सिड और मस्टर्ड की जो फैमिली होती है वो आपकी क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पेपिलियोनेसी, या फिर हम बात करें फैबेसी, या फिर हम बात करें यहां पर लेग्यूमिनेसी, तो ये आपकी जितनी भी दाल की फसलें होती हैं, या फिर हम लोग यूं कह सकते हैं कि जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिन फसलों में, उनमें आपका पेपिलियोनेसी या फिर वो फैबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन रैप्सिड और मस्टर्ड जो ग्रुप है वो आपका क्रूसीफेरी फैमिली से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? भारत में कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई के लिए अगर हम बात करें तो सिंचाई का मुख्य स्रोत भारत में ट्यूबवेल है। क्या है आपके? ट्यूबवेल, ठीक है। आप ट्यूबवेल बोल दो, समर्सिबल पंप बोल दो, तो वो इसी कैटेगरी में आपके कंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नहरों के द्वारा सिंचाई जरूर होती है, लेकिन भारत में 40% से ज्यादा जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है। वो सेकंड नंबर पे आपका कैनाल आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन? तो भारत हरियाणा को जो है आपका 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फैटल डिजीज ऑफ चिक? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चूजों के लिए, मुर्गी के बच्चों के लिए सबसे भयानक बीमारी की कैटेगरी में आती है? पहला ऑप्शन है फाउल पॉक्स, दूसरा ऑप्शन है फीवर, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, चौथा ऑप्शन है रानीखेत। तो आंसर बताना चाहूंगा यहां पर आपका रानीखेत। अगला है, मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय? पौधों में लगने वाली बीमारियों का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो पौधों में ज्यादातर आपकी बीमारियां बैक्टीरिया से लगती है, वायरस से लगती है, फंगस से लगती है, या नेमाटोड से लगती है। तो बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो बीमारियां आपकी होती है वो फंगस यानी कि फफूंद से लगती है, ठीक है। अगला आपका यहां पर प्रश्न है, प्रश्न क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन डायरेक्ट सीडेड राइस इन लाइट टेक्सचर? हल्की और रेतीली मृदा में धान की सीधी बिजाई करने पर पौधों के लिए आवश्यक तत्व, किस तत्व की कमी अक्सर पाई जाती है? तो देखो, हल्की या जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें आपका ज्यादातर लीच डाउन के थ्रू काफी न्यूट्रिएंट जो है नीचे चले जाते हैं, नीचे की सतह में चले जाते हैं। तो पौधों के लिए ऊपर की जो मृदा होती है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट आपके उपलब्ध नहीं हो पाए जाते। तो उनमें से सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है वो आपकी यहां पर आयरन की देखने को मिलती है, लोहे की देखने को मिलती है। और खासकर जब हम लोग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मतलब आपका खेत में सीधी बिजाई जो की जाती है आपकी धान की, है ना, पानी को बचाने के लिए ज्यादातर हम लोग इस जो आपकी विधि है इसको उपयोग में लाते हैं। और इस विधि के द्वारा जब खेती की जाती है धान की, तो ज्यादातर रेतली और आपकी जो हल्की मिट्टी होती है उसमें आयरन यानी कि लोहे की कमी पाई जाती है, जो कि एक आवश्यक तत्व होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है आपके पौधे की ग्रोथ के लिए, ठीक है। चलिए अगला यहां पर आपका क्वेश्चन है कि जंगली पालक रुमेक्स स्पीसीज जो है वो यहां पर वीड एसोसिएटेड विद क्रॉप ड्यूरिंग, की जंगली पालक जो है वो ज्यादातर आपका किस मौसम के अंदर जो है आपका, या किस ऋतु की फसलों के साथ संबंधित होता है? तो वो आपका रबी सीजन की फसलों के साथ क्या होता है, आपका संबंधित होता है। अगला है, हेडक्वार्टर ऑफ रेनफेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? तो हेडक्वार्टर जो है आपका भारत की बरानी खेती अथॉरिटी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डजंट बिलोंग्स टू फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली से आपको पता है कि कौन कौन से बिलोंग करते हैं? जो हमारी दालें होती है, या फिर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, जिनकी रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपकी दालों या आपकी जो है क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यहां पर चिकपी ये आपकी दाल होती है, लेंटिल मसर ये भी आपकी दाल होती है, बरसीम ये भी आपका यहां पर बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी फैमिली से, इसके भी रूट में नोड्यूल्स होते हैं। ये चारे की रूप में उपयोग की जाने वाली मुख्यतः फसल है, लेकिन इसकी रूट में नोड्यूल्स होती हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है। लेकिन याद रखना ये भी आपका लेग्यूमिनेसी और फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन सनफ्लावर यहां पर इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। जो सूरजमुखी का जो आपका जो फूल होता है वो इसमें से बिलोंग नहीं करता, सूरजमुखी का जो पौधा है वो इससे बिलोंग नहीं करता। अगला
अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज कमर्शियली एक्सप्लोइटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट। निम्नलिखित में से किस जीवाणु का प्रयोग जैविक कीटनाशक अथवा जैविकापोध रोगनाशक बनाने के लिए किया जाता है? तो आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो कीटनाशक या फिर हम बात करें तो यहां पर जैविकापोध रोग जो नाशक होते हैं उनसे बीमारियों से दूर रखने के लिए हम लोग जो है ट्राइकोडर्मा इंपॉर्टेंटली हम लोग अभी रिसेंटली यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपका ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखें क्योंकि यहां से कई बार आपका जो प्रश्न होता है वो पूछ लिया जाता है। अगला आपका है, फुट एंड माउथ डिजीज इज मोस्टली फाउंड इन, कि जो पैर और मुंह खुर रोग बीमारी होती है वो किससे संबंधित है? तो ज्यादातर ये जो फसल आपकी सॉरी ये डिजीज यानी कि बीमारी जो आपकी होती है वो उन पशुओं में ज्यादातर पाई जाती है जिनमें खुर आपके होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कैटल की, जो पशु मवेशी होते हैं, गाय भैंस, है ना, या फिर हम बात करें यहाँ पर शीप यानी कि भेड़ बकरी, है ना, उनसे ये बिलोंग करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी जो है, क्योंकि कैटल साफ लिखा गया है तो पशु या मवेशी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका 48, तो इसमें क्वेश्चन लिखा है कि द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉइल वाटर इज नोन एज, भूमि की सतह से नीचे की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को क्या कहा जाता है? देखो आप एक बात को समझो कि जब हम खेत आपका है इसमें पानी हम लोग आपका दे रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो क्या होता है अगर मिट्टी आपकी सूखी है तो क्या होता है वो पानी जो है डायरेक्टली आपका नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पानी ऑलरेडी उसमें अवेलेबल था, मिट्टी आपकी गीली थी, तो उस केस में क्या होता है पानी सरफेस के ऊपर दौड़ना स्टार्ट कर देता है, पहले होता है कि नहीं होता? तो यहां पर पानी आपका खाली जो मिट्टी होती है उसमें नीचे जाता है। तो इसमें याद रखना कि जब भी आपका पानी जो है वो खाली मिट्टी है, जब बिल्कुल उसमें कोई भी जो सारे के सारे पोर फिल्ड होते हैं, सॉरी सारे कोई भी पोर आपका फिल नहीं है, सारे पोर खाली होते हैं, तो उस समय जो पानी का मूवमेंट होता है सोइल में, तो उस समय आपकी सोइल पहले अपने आप को फिल करती है, पहले पूरा का पूरा उन सभी पोर को भरती है। तो उन कंडीशन में जो मूवमेंट होता है सोइल के अंदर, उसी को पूछा जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सोइल वाटर। तो वो आपका इनफिल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। लेकिन जब आपका पानी सभी पोर में फिल हो जाता है, उसके बाद जब नीचे की सतह में जाना पानी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परकोलेशन। और जब इस परकोलेशन के साथ आपका न्यूट्रिएंट भी नीचे बहना स्टार्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। और आपका लीचिंग के टाइम पर जब न्यूट्रिएंट ऊपर की सतह में से नीचे की सतह में चले जाते हैं, आपके जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी के साथ मिक्स होकर, पानी के साथ घुलकर और नीचे की सतह में चले जाएंगे, नीचे की लेयर्स में चले जाएंगे, तो वो हमारा प्रोसेस हम लोग कहलाता है वॉशिंग आउट प्रोसेस, ठीक है। और ये प्रोसेस वैसे नॉर्मली क्या होती है? लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। तो याद रखना आंसर यहां पर क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट केवल क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है, जिसको हम लोग अंतःसरण के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका 49 क्वेश्चन है, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, पृथ्वी के ठोस हिस्से को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लिथोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है एटमॉस्फेयर और चौथा ऑप्शन है थर्मोस्फीयर यानी कि थर्मोस्फीयर तापमंडल। तो देखो आपका जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका जो वायुमंडल है और आपका जो अर्थ का सरफेस है, सतह है, इनकी जो बेसिक जानकारी हमारी साइंस में होती है, उसके द्वारा हम लोग जब उनको पढ़ते हैं, तो आपने छठी में भी पांचवी में भी इन बातों को अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं, उसके बाद ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं ना। तो आपका सबसे नीचे की लेयर हमारी क्या होती है, तो उसके बाद ऊपर की लेयर क्या होती है, किस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, कहां पर आपके जो हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के भी जो पर्सन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, किस लेयर में ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है ना। तो ये आपके पर्सन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जरूर पढ़ना क्योंकि बेसिक साइंस के क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है। अगला आपका पर्सन है, द सीड ऑफ मशरूम इज नोन एज, खुम्ब के बीज को क्या कहा जाता है? तो खुम्ब के बीज को स्पाउन कहा जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ खोआ कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम बफेलो मिल्क। तो देखो आपका जो खोआ होता है वो अप्रोक्सीमेटली खोआ और दूध का जो रेशियो होता है वो 1:4 होता है, ठीक है। यानी कि खोआ कितना बनता है? अगर आपका 5 किलोग्राम खोआ होगा तो सॉरी मिल्क होगा तो उससे 1 किलोग्राम आपका खोआ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 1 आपका यहां पर अगर 200 ग्राम अप्रोक्सीमेटली खोआ जो है वो 1 किलोग्राम से बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो 200 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम जो आपका यहां पर मिल्क था उससे 200 ग्राम क्या बनेगा जी? आपका खोआ बनेगा। अगला हम बात करें तो फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पर्ल मिलेट इन हरियाणा
ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग इज, कि जो आपका हरियाणा है उसमें बाजरे की जब हम लोग रोपाई करते हैं तो कितने दिनों बाद पौध को लगाने की सिफारिश दी जाती है? तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 दिन का टाइम होता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर आपका जो टाइम दिया गया है वो 2 सप्ताह जो है वो आपका ऑप्टिमम टाइम होता है, जिसके बाद हम बाजरे की, वैसे तो बाजरा नॉर्मली क्या होता है आपका डायरेक्टली सोइंग की जाती है, लेकिन कई जगह पर जहां पर पानी की कमी ज्यादा पाई जाती है उन केसेस में पौधे की हम लोग रोपाई भी कर सकते हैं। जैसे आपकी धान की रोपाई की जाती है तो उस केसेस में 15 दिन के बाद आपका बोला जाता है कि उसकी रोपाई हम लोग कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दी जाती है। अगला आपका पर्सन है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस इन इंडिया इज, भारत में सिंचाई के लिए सबसे अधिक कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है फ्लड इरिगेशन, दूसरा ऑप्शन है कोरुगेशन मेथड, तीसरा ऑप्शन है ड्रिप इरिगेशन, चौथा ऑप्शन है आपका स्प्रिंकलर मेथड या छिड़काव सिंचाई। तो आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट कॉमन जो इंडिया में है हमारी प्रैक्टिस फ्लड इरिगेशन है, तोड़ बांध सिंचाई, सीधा पानी खेत में छोड़ दिया जाता है और उसी से पानी आपका भरता भी है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ बासमती राइस? तो बासमती राइस की कौन सी इनमें से वेराइटी है? HKR 46, PR 121, संगम। तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे PR को देखकर कई बार माइंड में आ जाता है कि शायद ये आपकी जो है एक बासमती वेराइटी है, लेकिन PR 121 2013 में आई एक नॉन बासमती वेराइटी है ना। लेकिन यहां पर आपकी जो CSR है वो आपकी पहली सॉल्ट टॉलरेंट, क्या फर्स्ट सॉल्ट टॉलरेंट बासमती वैरायटी है। ठीक है, तो इसको 2 फॉर्मेट में याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ खरीफ या रेनी सीजन मूंग बीन इज, खरीफ और वर्षा ऋतु में मूंग की बिजाई के लिए बीज की कितनी मात्रा की सिफारिश की गई है? पहला उत्तर है आपका 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़, दूसरा है 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तीसरा आपका है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर और चौथा आपका यहाँ पर है 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो बताना चाहूंगा कि 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़ यहाँ पर जो है आपकी मूंग बीन की सिंचाई के लिए पर एकड़ 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़, इसका जो है आपका यहाँ पर आपको दिया जाता है, आपके रिकमेंडेशन की जाती है। ठीक है, अगला आपका है, गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन, या किस मतलब पर्टिकुलर, तो गोल्डन धान जो है या सुनहरी धान जो है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो देखो गोल्डन राइस क्या है, एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जो कि चाइना में ज्यादातर इसको एरिया ग्रो करवाया जाता है। हमारे इंडिया में इसको ग्रो नहीं करवाया जाता क्योंकि भारत में केवल एक ही जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप आपकी अभी तक अलाउ की गई है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, वो आपकी कॉटन है जिसको BT कॉटन की फॉर्म में ग्रो करवाया जाता है। लेकिन अभी तक हमारा गोल्डन राइस यहाँ पर ग्रो नहीं करवाया जाता और गोल्डन राइस के अंदर विटामिन A आपका जो होता है इसकी अमाउंट ज्यादा पाई जाती है, विटामिन A, क्योंकि ये आपका न्यूट्रिएंट जो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि मोल न्यूट्रिशन की समस्या है, उससे निपटने के लिए ही इसको जो है आपका चाइना के अंदर इसका प्रोडक्शन किया गया था और ये आपकी एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न है, कॉमन व्हीट या ब्रेड व्हीट इज ए, रोटी बनाने में उपयुक्त गेहूं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपकी जो गेहूं की फसल होती है वो आपकी जो ट्रेटिकम एस्टियम हम लोग ग्रो करवाते हैं जिसको हम रोटी बनाकर भी खाते हैं, तो वो आपकी हेक्साप्लॉइड स्पीशीज होती है। ठीक है, जिसके अंदर 6x आपका जो है 2n इज इक्वल टू 6x 42 क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है। ठीक है, जिसका नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री वॉज रिटन बाय, तो हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो बुक आपकी है वो जेथरो टुल के द्वारा क्या की गई थी, लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो फादर ऑफ टिलेज भी है, इनको याद रखना, आपका कई बार पूछ लेते हैं, ये क्या है आपके फादर ऑफ टिलेज भी है। चलिए अगला यहां पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट आर ऑफ परमानेंट टाइप ऑफ शुगरकेन सेट? तो देखो आपने शुगरकेन में रूट्स देखी होंगी, शुगरकेन का जो प्लांट आपका ग्रो करता है तो उसमें कुछ रूट्स आपकी बाहर की तरफ से भी निकलती हैं, जो नीचे का आपका जो बड होता है उससे नोड से निकल जाती हैं, लेकिन जो उसमें परमानेंट रूट होती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो वो आपकी नीचे का जो बिल्कुल हिस्सा होता है स्टेम का अगर हम बात करें तो उसके बिल्कुल नीचे अगर हम बात करें तो वहां से आपकी शूट जो नीचे का पोर्शन बेसल पोर्शन होता है उससे निकलती हैं और उनको हम लोग शूट रूट के नाम से जानते हैं, तना जड़ के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, परमानेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होती हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, 1 टन इज इक्वल टू, 1 टन भार कितने किलो के बराबर होता है? देखो आप इस बात को ऐसे समझकर चलो कि आपका यहां पर
1 टन जो होता है वो आपका होता है 10 क्विंटल के बराबर, ठीक है। और 1 क्विंटल जो आपका होता है वो आपका होता है 100 किलोग्राम के बराबर। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर आपका 10 क्विंटल है तो 10 क्विंटल गुना 100 किलोग्राम, तो ये आपका हो गया। तो 1 टन कितना हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही चला गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट है इन पीएच स्केल पी इंडिकेट। पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है? तो आप लोग क्या करते हो, आपकी एसिडिटी और सैलिनिटी को मेजर करने के लिए कि सोइल आपकी न्यूट्रल है, एसिडिक है, उसको हम लोग पीएच के द्वारा मेजर करते हैं। तो 7 से जो कम आपका होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि सोइल आपकी एसिडिक है, और 7 से ऊपर चला जाता है तो सैलिनिटी या एल्कलिनिटी की कंडीशन में हम लोग रखते हैं, यानी कि सोइल आपकी सारीय हो चुकी है या फिर आपकी लवणीय हो चुकी है या फिर आपकी जो है एसिडिक हो चुकी है ना। तो इस केस में याद रखना कि यहां पर आपका जो पी होता है पीएच में, वो पोटेंस, जो आपका पोटेंशियल है, जो एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी है एक प्रकार से, क्योंकि यहां पर इसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ या आपकी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि कितनी हाइड्रोजन जो आयन है उनकी मात्रा प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन आयन की जितनी मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होगी उतना ही वहां पर वो पीएच जो होगा वो कम होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन जितना ही वो आपकी अमाउंट कम होगी उसकी, तो उतना ही पीएच उसका ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। पीएच अगर आपका पीएच कम है तो इसका मतलब जो आपके अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो आपकी क्या होती है, या पावर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होती है उसको मेजर किया जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपकी एसिडिक सोइल में ज्यादा होती है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन आपकी सैलिनिटी या अल्कलिनिटी सोइल के अंदर कम होती है। तो याद रखना कि यहां पर पोटेंस बोल दो या आपका कंसंट्रेशन बोल दो या आपका पावर बोल दो, किसका, पावर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो इसको यहां पर आपका देखा जाता है। तो इसमें P एक प्रकार से H आपका, तो P मतलब पोटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। विच केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो इनमें से कौन सा सही होता है? जो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। तो ऑप्शन सी जो है यहां पर क्या जाएगा आपका, बिल्कुल सही जाएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इनमें से जो केमिकल फॉर्मूला है किसका, आपका लेड नाइट्रेट का, वो बिल्कुल सही कौन सा होता है? तो जल्दी से बताओ कि कौन सा आपका होगा, PbNO2, PbNO22 या फिर PbNO3 या PbNO32। तो देखो जो आपका लेड नाइट्रेट है इसका फॉर्मूला कौन सा सही होता है, तो PbNO32। नेक्स्ट है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द टेमरिंड, कि इमली के अंदर विद्यमान कौन सा अम्ल होता है। तो आप लोग टार्ट्रिक एसिड के बारे में पढ़े होंगे कि इमली के अंदर ये अम्ल जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन अमलगम। तो अमलगम जो आपकी है वो एक एलॉय होता है और इसके अंदर आपका ये मरकरी का जो एलॉय पाया जाता है, ठीक है। तो मरकरी का यहाँ पर Hg के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र है वो यहाँ पर क्या होता है, तो C6H6। अगला है, who gave the modern periodic table। आधुनिक जो आवर्त नियम है वो इसमें से किसके द्वारा दिया गया था, तो हेनरी आपका मोजेल जो है इनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है 68। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एटीपी, कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो जो आपके साइंस के क्वेश्चन है वो काफी इजी और काफी अच्छे आए हैं और काफी कॉमन आए हैं जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होते हैं। तो यहां पर क्या है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला है, व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन तो होते हैं, यानी कि आपके सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स ही तो होते हैं। तो आंसर यहां पर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। What is the cause of acid rain। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये सारे इंक्लूड होते हैं। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि ये भी होगा और इसमें ये भी आपका होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या जाएगा, इसमें बिल्कुल सही जाएगा। अम्लीय जो वर्षा होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसका कारण क्या होता है, ठीक है। अगला यहां पर प्रश्न है, व्हाट परसेंट ऑफ मिथेन इज प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस में मिथेन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो 75% से ऊपर ही होती है, 70, 75, 80% के आसपास है कंसिडर की जाती है। अगला आपका है, हाउ मच वोल्टेज इज सप्लाइड टू डोमेस्टिक सर्किट। घरों में प्राय कितने वोल्ट की विद्युत की सप्लाई की जाती है। तो घरों में जो आपकी जो है अप्रोक्सीमेटली जो यहां पर अगर हम बात करें तो 220 वोल्ट जो आपका होता है इसको आपका जो है सप्लाई की जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है एमीमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग, एमीमीटर से क्या मापा जाता है, पावर, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस, तो इससे विद्युत धारा यानी कि करंट मापा जाता है। अगला है विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें आपकी कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपके जो बल्ब हम लोग जिनकी बात की जाती है तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सी गैस आपकी भरी जाती है, तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारी ऑर्गन जो गैस होती है वो इसमें भरी जाती है। नेक्स्ट आपका है कॉलम इज एसआई यूनिट ऑफ, कूलम जो है वो किसकी एसआई मात्रक होता है, तो रेजिस्टेंस का, करंट का, चार्ज का या वोल्टेज का, तो आंसर क्या होगा हमारा चार्ज। अगला है एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है, तो देखो अवशेषी अंग का मतलब क्या है, जो आपका रिमेनिंग है, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें स्केलेटन, कंकाल, तो हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको हम वेस्टिजियल कैसे अंग बोल सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो निस्टेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि जो निमेश कपटल होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट आपका आर्म, भुजा, ये वेस्टिजियल अंग थोड़ा ना, इससे तो हम सारे काम कर रहे हैं, तो ये भी सही है। लेकिन बर्ड्स के जो विंग होते हैं, पंख जो होता है पक्षी का, वो सारे के सारे यहाँ पर जो है यूज में नहीं होते। अगर हम बात करें तो ये क्या कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, एक आपका वेस्टिजियल ऑर्गन कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला आपका यहां पर पर्सन है विच डिजीज हाउ मेनी कंपार्टमेंट आर देयर इन फिश हर्ट, मछली के हड्डे में कितने कक्ष होते हैं, ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, तो यहां पर आपके 2 जो है वो कक्ष होते हैं, 2 कंपार्टमेंट आपके जो है फिश के हड्डे जो है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगला यहां पर पर्सन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी इन और डाइट, हमारे आहार में आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण आप सब लोग जानते हैं कि गड़ घोंटू जो हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है, तो ये आपका गोइटर जिसको हम लोग बोलते हैं ये आपका देखने को मिलता है। तो आयोडीन यानी कि नमक के अंदर भी हम लोग बोलते हैं ना, कई बार वो आपकी एडवर्टीजमेंट आती है तो उसमें वो कि आपके क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या फिर आपका नमक में क्या आयोडीन है, तो आयोडीन की मात्रा है ना, तो उस केसेस के अंदर यहाँ पर बात की जाती है। तो याद रखना कि जो थायराइड की समस्या होती है या फिर हम यूं कह सकते हैं एनलार्ज्ड जो आपका थायराइड कंडीशन होती है तो वो इसी की वजह से देखने को मिलती है, तो इसमें आंसर आपका क्या चला जाएगा, गोइटर। विच इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनको इंसुलिन का टीका दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम जीन वाज यूज्ड इन द विच ईयर, पहली बार जीन का जो नाम है वो कब दिया गया था, तो 1909 में ये नाम आपका दिया गया था, जीन है ना हम लोग जो यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी आर देयर प्राइमरी कलर, कि प्राइमरी कलर कितने होते हैं, 1 2 3 4, तो प्राइमरी कलर जो आपके होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं आपके, ऑप्शन यहाँ पर आंसर सही होगा, तो ये आपका रेड, ये येलो और ये आपका ब्लू, ठीक है। तो कई बार इस प्रकार से पूछ लगते हैं। सेकेंडरी जो कलर होते हैं वो भी आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, तो ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट, ठीक है। तो सेकेंडरी भी आपके कितने होते हैं, सेकेंडरी कलर भी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कितने होंगे जी, 3 होंगे, और कौन कौन से आपका ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट, ठीक है। चलिए, और 6 कलर होते हैं आपके टर्शरी, ठीक है, ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट, ठीक है। अगला यहां पर जो पर्सन आपका है वो क्या है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, जो हम लोग देखते हैं उसकी बात हो रही है, कॉर्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में या रेटिना में, तो आपका कहां पर बनता है, रेटिना में। What is the cause of twinkling of star, जो आपके तारे टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह से टिमटिमाते हैं, तो आपका जो लाइट एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी वजह से तारे आपके टिमटिमाते हैं, आकाशीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंपोजिशन ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपकी कंप्रेस यानी कि संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है, क्लोरीन होता है, नाइट्रोजन होता है, CO2 होता है या फिर आपका मीथेन होता है, तो इसका मेन जो है यहाँ पर आपका मीथेन होता है। नेम द नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, तो ब्रोमियम एक ऐसा एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि यहां पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा, Br, ब्रोमियम। अगला आपका प्रश्न है
व्हाट आर द सोर्स ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल के जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन कौन से होते हैं? तो ड्राई सेल, बटन सेल, लेड बैटरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो ड्राई सेल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डायरेक्ट जो करंट होता है उसका, यहाँ पर सॉरी जो डीसी करंट होता है उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो वो सारे यहाँ पर क्या होते हैं, इसी के इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं, या फिर सोलर सेल को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। अगला आपका है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। तो थिंकिंग के लिए आपको बताना चाहूंगा कि फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम एक हिस्सा होता है। क्या होता है आपका? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम आपका कहां पर प्रेजेंट होता है? फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, थिंकिंग का जो काम करता है, थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो अगत मस्तिष्क। नेक्स्ट है विच इज द प्रेजेंट इन टिथ एनेमल। दांतों के एनेमल में कौन सा पदार्थ आपका पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर आपका कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहां पर आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो टूथ इनेमल में पाया जाता है। ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड, व्हाट इज द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो याद रखना कि जब आपका लिटमस सॉल्यूशन जो है वो अगर यहां पर ब्लू लिटमस को आपका रेड में कन्वर्ट कर रहा है, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हम लिटमस अगर हम ऐड कर रहे हैं, लिटमस अगर उसमें डुबा रहे हैं, तो वो अगर रेड कर रहा है उसको, तो इसका मतलब वो अम्लीय है, और अम्लीय का मतलब क्या होता है? पीएच कम होता है। तो यहां पर आपका अब देखो 6 से ऊपर है, बाकी तो देखो 11 की बात करें, 9 की बात करें, 10 की बात करें, सब क्या है आपके बहुत ऊपर है 7 से। तो यहां पर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही बताया गया है, तो ये आपका पीएच उसका एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये कोई क्वेश्चन यहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत आसान था। नेक्स्ट है विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन का कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप होता है? तो COO, ये आपका यहां पर जो है रहेगा। अगला आपका प्रश्न है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, कि अमीबा का जो जनन होता है वो कैसे होता है? तो अमीबा आपका बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है? आपका रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रेजेंट इन एंथर। आपको पता है कि मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर में, एक फूल के अंदर एक मेल अंग होता है, एक फीमेल अंग भी होता है ना। तो मेल की अगर हम बात करें तो उसमें आपका हम लोग बोलते हैं कि उसको एक होता है एंथर और एक आपका होता है फिलामेंट, इस प्रकार से ना। जैसे अगर हम बात करें तो एक फ्लावर आपका कुछ ऐसे देखने को मिलता है, उसमें जो फीमेल पोर्शन होता है वो कुछ ऐसे आपका प्रेजेंट होता है ना। और माफी चाहता हूं, मेरी चित्रकारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं हमारे जो है ना, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? फिलामेंट, जो इसको सपोर्ट देता है, डंडा। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? आपका मेल पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये बीच का फीमेल पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? स्टाइल होता है। और ये हमारी क्या होती है? इसमें ओवरी प्रेजेंट होती है फ्लावर में। और तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका पिस्टिल, ठीक है। ये आपका फीमेल पोर्शन है तीनों के तीनों। लेकिन जो एंथर है इसमें क्या होते हैं? पोलन प्रेजेंट होते हैं, और जब ये पोलिनेशन होता है तो इसमें से पोलन ही इसके ऊपर क्या होता है? आपका ट्रांसफर होता है, फिर इसमें पोलन ट्यूब बनती है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपकी अकर करती है, ठीक है। तो यहां पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ओवरी तो कहां होगी आपकी? ये बता दी मैंने आपको। ओव्यूल क्या होता है? तो ओव्यूल आपकी ओवरी में ही प्रेजेंट होता है ना। मैच्योर ओव्यूल को ही हम लोग बीज बोलते हैं, तभी तो ये बीजाणु है जो बीज को आपका उत्पन्न करता है। सेपल्स तो आपके बाहर देखो, एक तो पेटल होते हैं, तो पेटल आपकी जो रंगीन कलर की पत्तियां होती हैं उनको हम बोलते हैं। और जो आपका फ्लावर जिसमें एनक्लोज्ड रहता है, ये ग्रीन कलर की पत्तियां यहां पर इस प्रकार से प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग सेपल बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर आपका अगला है कि होमोसेपियन वर ओरिजिनेटेड इन, कि होमोसेपियन का उद्भव जो है वो कहां हुआ? एशिया में हुआ, यूरोप में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ या अफ्रीका में हुआ? तो ये अफ्रीका में इसका उद्भव माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख साल पहले, है ना, समथिंग जो भी है ना। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो देखो, आपको यहाँ पर फॉरेस्ट की बात करें तो जंगल तो आपको पता है कोई कृत्रिम नहीं है, हमने थोड़ा ना उगाए हैं जंगल। जंगल तो अपने आप उगे हुए हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है, और कहीं पर मन करता है वहीं पर पौधे उग जाते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर नहीं होता है। लेक यानी कि झील भी आपको पता है अपने आप बनती है। वैसे तो हम कृत्रिम झील भी बना लेते हैं, लेकिन कृत्रिम झील हमारा हम लोग इसमें लिखते तो अलग बात होती, लेकिन झील जो है वो अपने आप में क्या होती है? एक नेचुरल हिस्सा होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद में बारी आती है आपकी पोंड यानी कि तालाब। तालाब भी आपको पता है कि भाई देखो पोंड, ये तालाब बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं, नॉट ए बिग डील। और दूसरा यहां पर ऑप्शन है गार्डन। देखो गार्डन तो हमने बनाए हैं, लेकिन पोंड फिर भी नेचुरली बन सकते हैं। तो यहां पर इन दोनों में से हमें एक सूटेबल ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, तो गार्डन, क्योंकि ये तो हमने कृत्रिम रूप से अपने बनाए हैं। तो गार्डन की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, एक्वेरियम की बात करें, तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए हुए हैं और ये कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जब आदमी किसी चीज को तैयार करता है ना, लेकिन जो नेचुरली होती है वो अपने आप मतलब प्रकृति के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। तो पोंड तालाब बन सकता है ना, जल भराव जहां पर भी हो गया वो तालाब बन गया है ना। हम बोलते हैं ना सड़क तालाब बन गई, तो किस लिए बन गई, तो उसमें पानी भर गया था, ठीक है। तो आपका जो यहां पर हम एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन पोंड हम भी बना सकते हैं, नॉट ए बिग डील। लेकिन जब इसमें ऑप्शन गार्डन दिया गया है, तो गार्डन तो बगीचा तो हम ही बनाएंगे ना। गार्डन भगवान थोड़ा ना बोल के देता है ये तो जी हमने गार्डन बना दिया आपके लिए, नहीं, हमने उसको बनाया है। हमने उसके अंदर आपका जो है अलग अलग पौधों के जो प्रकार है उनको हमने लगाया, कहीं पर घास हमने उगाया, कहीं पर उनकी बाउंड्रीज की, कहीं पर हमने हेजेस लगाई, कहीं पर हमने बड़े पौधे लगाए, कहीं हमने छोटे पौधे लगाए, है ना। तो वो आपके कहीं रास्ते बनाए गए, तो वो सब बगीचे में हम लोग बनाते हैं, तो कृत्रिम है पूरा का पूरा। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, गार्डन। अगला है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंट। तो एसआई यूनिट जो रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध की जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका ओम होता है। एंड व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.69 अप्रोक्सीमेटली समथिंग अगर हम बात करें तो 10⁻⁻⁹ होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या चला जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला यहां पर है टेस्ला इज ए एसआई यूनिट ऑफ। टेस्ला तो वैसे आप लोगों को पता होगा एक है ना कंपनी है जो कि एलन मस्क की बनाई हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर टेस्ला जो है वो किसकी एसआई यूनिट है, तो ये आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसकी हम बात करते हैं। तो ये आपका इसका एक है ना मैग्नेटिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी एसआई यूनिट यहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है O3 यानी कि जो कंजर्वेशन डे है यानी कि ओजोन कंजर्वेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओजोन जो आपका संरक्षण दिवस है वो 16 सितंबर को क्या किया जाता है, आपका मनाया जाता है। अगला यहां पर है हाउ मेनी नेशनल बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस टाइम पर तो कम होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर 122 उद्यानों की संख्या है, बोटेनिकल गार्डन आपके प्रेजेंट है ना, आज की जो दिन है उसके अंदर। टिहरी डैम इनमें से किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो देखो टिहरी डैम जो है ज्यादातर क्या लिखा होता है कि भागीरथी नदी के ऊपर बना होता है, ठीक है। किसके ऊपर बना हुआ है, आपका भागीरथी। और इनमें से भागीरथी कहीं पर नहीं लिखा हुआ, गंगा, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज, लेकिन आपको पता होना चाहिए भागीरथी नदी किसको बोला जाता है, गंगा नदी को बोला जाता है। तो उत्तर यहां पर क्या होगा जी, आपका गंगा नदी होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो भागीरथी नदी किसको बोला जाता है, गंगा नदी को बोला जाता है, ठीक है। तो आपकी यहां पर जो है गंगा नदी को ही हम लोग मानेंगे कि टिहरी नेद डैम जो है वो किसके ऊपर बना हुआ है, गंगा नदी के ऊपर। तो ये हमारे सारे के सारे पर्सन थे, 100 पर्सन आपके एग्जाम में आते हैं। इनको आपने समझा होगा अच्छे से, कोशिश करिए इनको समझने की, और इसी प्रकार के पर्सन आपके एग्जाम में आएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है आपका काफी जो है टॉपिक्स की अगर समझ आपकी अच्छी है तभी आप इन पर्सनों को कर पाओगे और एक अच्छी रैंक हासिल कर पाओगे एक एग्जाम में जाने के लिए। तो अगर आप हमारे किसी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9306021110 के ऊपर। हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी रैंक के साथ जो है एडमिशन दिलवा सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।